गुड मॉर्निंग माय लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका वेलकम है। लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री क्लासेस में एनर्जी लेवल डायग्राम एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस को क्या किया था, डिस्कस किया था कि हाउ विल वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस ऑफ डिफरेंट एटम। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस के लिए हमारे पास 3 रूल्स को हमने फॉलो किया था। फर्स्ट रूल था हमारे पास क्या, FBU प्रिंसिपल, एंड सेकंड था हमारे पास पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, और थर्ड हमारे पास था हर्ट्ज रूल्स। इन रूल्स को फॉलो करके हमने डिफरेंट एटम्स की क्या राइट डाउन की थी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस को क्या किया था, राइट किया था। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस के लिए आपने डिफरेंट एटम्स की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको उसकी कोई क्वेरी हो किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से रिलेटेड तो आप इनसे पूछ सकते हो। कुछ एक्सेप्शन भी आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस मिलेंगी, तो वो जो एक्सेप्शन है वो हम किस लिए करेंगे, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम के लिए, कि एटम हमारे पास क्या रहे, स्टेबल रहे। तो उसके लिए हमें कुछ एक्सेप्शन भी करना पड़ता है। तो उसके लिए हम कन्फिगरेशन को हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड फॉर्म में हम क्या करते हैं, राइट करते हैं। तो ये सब हमने लास्ट टाइम क्या किया था, डिस्कस किया था। और अगर ये वीडियो मेरी किसी ने विजिट नहीं की हैं तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके उन वीडियोस को क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टुडे वी डू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड फ्लैटर रूल्स। आज जो हम करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड फ्लैटर रूल्स होंगे हमारे पास। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है हमारे पास, यू नो वेरी वेल कि आपके पास मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ही हम स्टडी कर रहे हैं। मल्टी इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस होता है और एक शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके बाद एक और शेल में इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर एक और शेल में जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये हमारे पास मल्टी इलेक्ट्रॉन है क्योंकि एक से ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। हम जो कंसीडर करते हैं वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स को करते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। तो ये सबसे आउटर मोस्ट शेल में ये वाला इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। इस पर हम क्या करेंगे, न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन के साथ हम क्या करेंगे, अट्रैक्शन को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ये न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के साथ जो अट्रैक्शन है, मीन्स कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज फील कर रहा है, वो हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज होता है। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को कि इलेक्ट्रॉन क्या है, कितना चार्ज फील कर रहा है फ्रॉम न्यूक्लियस से, या इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो अट्रैक्शन है वो हमारे पास क्या बताती है, न्यूक्लियर चार्ज को एक्सप्लेन करती है। बट आपको पता है कि मल्टी इलेक्ट्रॉन में अगर पहले हमें इस इलेक्ट्रॉन तक जाना है तो पहले ये इसके साथ अट्रैक्शन करेगा, देन इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन करेगा, और देन लास्ट में बिल्कुल इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ। तो मीन्स क्या आ गई, इसके पास टोटल चार्ज की वैल्यू देखो 10 थी, तो इसने इसके साथ अट्रैक्शन फील की हमारे पास, तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ तो एक्चुअल चार्ज मिल जाएगा कितना, 10। बट ये इसके आगे जब अट्रैक्शन को शो करेगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। मान लो यहाँ पे रह जाएगी 8। इससे भी आगे जब ये बिल्कुल आउटर मोस्ट वाले के पास जाएगा तो हमारे पास वैल्यू क्या रह जाएगी, 6। तो ये आपको पता है हर बार जंपिंग पे हमारे पास एनर्जी का कुछ क्या होता रहता है, लॉस होता रहता है। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, और वो डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो ये जो हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू फील की गई है, लेस वैल्यू जो फील की गई है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है फिर तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डायरेक्ट इंट्रैक्शन होगी, वो हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा कि कितना चार्ज फील कर रहा है। बट अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन है तो आपको पता है मल्टी इलेक्ट्रॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं बीच में। तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, पहले न्यूक्लियस के साथ अपनी अट्रैक्शन को शो करेंगे। तो इस बिहाफ पे जो सबसे आउटर मोस्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पे जो न्यूक्लियस की जो चार्ज की वैल्यू मिलेगी, जो न्यूक्लियस के साथ जो अट्रैक्शन मिलेगी वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, जितनी एक्चुअल में होनी चाहिए थी। ये जो लेस वैल्यू आई है, ये जो हमारे पास, इसी को ही हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कह देते हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, द एक्चुअल चार्ज फील बाय द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, समझ आई बात कि एक्चुअल चार्ज, कितना चार्ज ये इलेक्ट्रॉन फील कर रहा है, इसी को हम क्या कह देंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कह देंगे। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। तो ये हमारे पास क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। द एक्चुअल चार्ज फील बाय या एक्चुअल चार्ज फेल्ट बाय द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मल्टी इलेक्ट्रॉन में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है
वो कितना चार्ज फील कर रहा है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा। उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, जेड स्टार से। किससे रिप्रेजेंट करोगे आप उसको, जेड स्टार से आप उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, देन है हमारे पास ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो प्रेजेंट थे बीच में, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं। हमारे पास किसका काम कर रहे हैं, ये हमारे पास शील्डिंग का काम कर रहे हैं। तो ये जो हमारे पास वैल्यू बनाएंगी ये क्या होगी, हमारे पास शील्डिंग कांस्टेंट हो जाएगी। ये न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं जो इनको क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस वाले इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्शन दे रहे हैं इस न्यूक्लियस से। तो ये जो प्रोटेक्शन है ये हमारे पास क्या हो जाएगी, शील्डिंग हो जाएगी। शील्ड यानी ये टाइप से बचाना, मैंने आपको ये पहले भी बताया था। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, या तो हो जाएगी शील्डिंग कांस्टेंट, या फिर आप इसको कह सकते हो क्या, स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग भी यानी क्या होता है, टाइप से हमारे पास प्रोटेक्ट करना होता है। तो ये हमारे पास क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कह लो इसको, या फिर आप क्या कह सकते हो, शील्डिंग इफेक्ट भी कह सकते हो। एस से इसे हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ओके, समझ आई बात सभी को। तो देन हमारे पास जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो किसके इक्वल होता है, जेड स्टार किसके इक्वल होगा हमारे पास, जेड माइनस एस के क्या होता है, इक्वल होता है। जेड मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज, मतलब कितना एटॉमिक नंबर है एक्चुअल वाला, न्यूक्लियर चार्ज के इक्वल होता है। जेड यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर चार्ज कह लो, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, एटॉमिक नंबर कह सकते हो कि एटम का कितना एटॉमिक नंबर है। एस मैं आपको बता चुकी हूँ क्या है, शील्डिंग कांस्टेंट है, कि कितनी इसकी शील्डिंग की वैल्यू आई है, कितना वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, ये हमारे पास क्या होगा, एस यानी कि शील्डिंग फॉर्म आ जाएगी हमारे पास। ओके, जब एटॉमिक नंबर में से आप शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ जाएंगे। अब एटम का एटॉमिक नंबर तो हमें पता होगा, बट उसकी शील्डिंग की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो इसको निकालने के लिए कुछ रूल्स दिए गए। वो रूल्स थे हमारे पास क्या, स्लैटर रूल्स। ओके, तो हमारे पास शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू को निकालने के लिए, एस की वैल्यू के लिए हमारे पास कौन से रूल दिए गए हैं, स्लैटर रूल्स दिए गए हैं हमारे पास। कौन रूल एक्सप्लेन करता है, स्लैटर रूल्स क्या करता है, इनकी वैल्यूज़ को क्या करता है, फाइंड आउट करता है। इस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप क्या करोगे, जो एटम आपके पास दिया है उसकी क्या करोगे, आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस लिखोगे। ओके, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या है, पहला रूल क्या है, राइट दी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस। आपने क्या करनी है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस को क्या करना है, राइट डाउन करना है आपने। ओके, राइट दी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को आपने क्या करना है, राइट करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब आप राइट करोगे तो आपने क्या करना है, उसमें एस और पी वाले को तो आप कंबाइन कर सकते हो, बट डी और एफ वाले को आपने सेपरेट सेपरेट लिखना है। मैं भी आपको एग्जाम्पल की फॉर्म में बताऊंगी। रूल क्या कहता है, सबसे पहले आप क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस लिखो, और उसके बाद आपने क्या करना है, जो एस और पी वाले हैं जिनका क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, सेम होगा, उसमें एस और पी वाले को आप क्या कर सकते हो, कंबाइन लिख सकते हो। वही जो डी और एफ है उसको आप क्या करोगे, सेपरेटली लिखोगे। और आपने यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं शो करनी है कि जैसे आप 3D को बाद में फिल करते हो, 4S को पहले। यहाँ पे हम जैसे सीक्वेंस वाइज चलते हैं वैसे ही आपने क्या करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस लिखनी है। फॉर एग्जांपल जैसे सबसे आपने इस तरीके से लिखनी है, आपको पता है 1S होता है, 2S होता है, 2P होता है, 3S होता है, 3P होता है, उसके बाद मैं 4S लिखती थी, वो एक्सेप्शन फॉर्म में हम लिखते थे। बट स्लैटर रूल्स में इस तरीके से एक्सेप्शन नहीं शो करनी है, जो फॉर्म आ रही है पहले उसी को ही आप क्या करोगे, राइट करोगे। तो 3 का एस है, पी, और 3 का क्या मिलेगा, डी। इसी तरह 4 का एस है, 4 का पी है, 4 का डी है, 4 का एफ है। इस तरीके से आपने सीक्वेंस वाइज ही लिखना है। इसी तरह 5 का एस है, 5 का पी है, हमारे पास 5 का डी है, और 5 का एफ भी होता है। तो इस तरीके से आपने लिखना है। तो जिनका क्वांटम नंबर सेम होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा, उसमें एस और पी को आप एक ही ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो। क्या कर सकते हो, एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होना चाहिए। अब जैसे 1 है, 1 का तो एक ही है, कोई और नहीं है, तो इसको मैंने अलग से ब्रैकेट लिख दी। अब 2 है, 2 का एस भी और पी भी है, तो हम इसको कलेक्टिवली लिख सकते हैं एक ही ब्रैकेट में, मैंने आपको अभी बताया ही है।
कि इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है आपने जिनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है सेम है और वो s और p ऑर्बिटल्स को कंटेन कर रहे हैं तो आप उनको क्या कर सकते हो इस तरीके से इकट्ठे ब्रैकेट में लिख सकते हो। उसके बाद फिर ये 3s और 3p है ये भी सेम है, इनको लिख सकते हो। d वाले को और f वाले को आपने सेपरेट ब्रैकेट देनी है। हालांकि इसका क्वांटम नंबर क्या था d का सेम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तो हम 3s 3p 3d इकट्ठा लिख सकते थे, बट हम यहाँ पे सिर्फ s और p को ही क्या करेंगे कंबाइन करेंगे, d को आपने क्या करनी है सेपरेट ब्रैकेट देनी है। फिर इसी तरह 4s और 4p कंबाइन हो गया, 4d अलग हो गया, 4f भी अलग ही लिखा जाएगा हमारे पास। इसी तरह 5s 5p कंबाइन हो गया, 5d अलग हो गया और 5f हमारे पास क्या हो जाएगा सेपरेट हो जाएगा। समझ आई बात सभी को? तो इस तरीके से हमारे पास क्या है कॉन्फ़िगरेशंस है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। कॉन्फ़िगरेशन में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिनका सेम है और उनके पास s और p ऑर्बिटल है उनको आप एक ही ब्रैकेट में लिखोगे। d और f वाले को आपने क्या करनी है सेपरेट ब्रैकेट देनी है। ओके अंडरस्टूड? समझ आई बात सभी को? देन क्या है सेकंड रूल क्या है इसमें आपके पास कि कंट्रीब्यूशन कितनी कंट्रीब्यूशंस कोई इलेक्ट्रॉन हमारे पास देगा, तो उसके लिए आपने क्या करना है ध्यान रखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो s या p सब शेल के अंदर प्रेजेंट है तो आपने जो हमारे पास शेल्डिंग कांस्टेंट के लिए मल्टीप्लिकेशंस करनी है उसके लिए वैल्यू कौन कौन सी लेनी है आपने वो ध्यान रखना है। एक तो हमारे पास देखो एक हमारे पास क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो बिल्कुल बाहर वाले शेल में होंगे उसे हम n कहते हैं, उससे अंदर वाले शेल में होंगे वो n-1 होंगे, उससे भी अंदर वाले में होंगे वो हमारे पास n-2 होंगे। सबसे लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स को हम n से कहेंगे, उससे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम n-1 से रिप्रेजेंट करेंगे और उससे भी अंदर वाले को हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे n-2 वाले शेल से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके समझ आई बात? अगर इलेक्ट्रॉन किस में है s और p के अंदर है तो बता रही हूँ मैं। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है s या p ऑर्बिटल में है तो जो बिल्कुल लास्ट ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे वो n होंगे, उससे अंदर वाले n-1 होंगे, उससे अंदर वाले n-2 हो जाएंगे। n के लिए जो आपने मल्टीप्लाइकेशन करनी है वो आप करोगे किससे 0.35 से n है उन सभी को आप कर दोगे किससे 1 से। समझ आई बात सभी को? अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन s या p के अंदर है तो इलेक्ट्रॉन्स की जो कंट्रीब्यूशन होगी वो कैसे होगी लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो कंट्रीब्यूशन होगी वो होगी 0.35 उससे अंदर वाले शेल के लिए एक शेल माइनस करके n-1 करके वो होगी 0.85 और उससे भी अंदर जो होगी उन सभी के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से क्या करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ आई बात सभी को? तो ये इनकी कांस्टेंट वैल्यू आपने ध्यान रखनी है। अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के लिए है तो आपने यहाँ पे 0.35 की बजाय किससे मल्टीप्लाई करना है 0.30 से मल्टीप्लाई करना है। ये एक्सेप्शन था, इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि ये सारा जो हमने कैलकुलेट किया देखो मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए किया था, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए सिंपल है हमारे पास उसमें जो वैल्यू है उसको आप सिर्फ किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 0.30 से। देखो हाइड्रोजन है 1s1 होगा, सिर्फ n ही मिलेगा यहाँ पे हमारे पास, ना n-1 मिलेगा ना n-2 मिलेगा, तो n ही है। तो n के लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप मल्टीप्लाई करोगे वो किससे कर दोगे 0.30 से आप क्या कर दोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे 0.30 से। हाइड्रोजन के केस में कन्फिगरेशन 1s1 तो 0.30 और n में इलेक्ट्रॉन कितने हैं सिर्फ एक, तो ये इसके लिए क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी सिंपल। इसमें n-1 नहीं है n-2 नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ये तो तब मिलेगा जब सिस्टम कैसा होगा मल्टी इलेक्ट्रॉन। अगर स्पेशल हाइड्रोजन के लिए पूछा है तब आपने 0.30 से करना है, अदरवाइज आपने मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए तो 0.35 से मल्टीप्लाई करना है n के लिए। उसके बाद उसमें n-1 भी होंगे n-2 भी होंगे। अंडरस्टूड? समझ आई बात सभी को? ये थी हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन किस में था s और p के अंदर था हमारे पास। बट अगर लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन हमारे पास किस में है लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है हमारे पास
डी के ऑर्बिटल के अंदर या फिर एफ ऑर्बिटल के अंदर है, तब आप कैसे मल्टीप्लाइकेशन करोगे। तो अगर हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में है, एन डी होगा n-1। n के लिए आप जो मल्टीप्लाई करोगे वो आप किससे करोगे, उसके लिए आपने मल्टीप्लाइकेशन करनी है हमारे पास। उसके लिए आप जो आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो n के लिए तो वैल्यू वही ही रहेगी 0.35। उसके बाद इसमें जो n अंदर जो होगा n-1 एक ही होगा और सभी को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 से। देखो s और p में एक n होता था, एक n-1 होता था, एक n-2 भी होता था। इसमें सिर्फ एक n होगा और एक उससे अंदर वाले होंगे, उन सभी को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो n वाले इलेक्ट्रॉन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.35 से मल्टीप्लाई करोगे, उन सबको ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। तो ये हमारे पास क्या है, क्योंकि डी और एफ का आपको पता है स्पिनिंग जो शेप होती है वो कैसी होती है, हमारे पास पुअर पेनिट्रेशन इफेक्ट मिलता है, तो इसके लिए ज़्यादा क्या नहीं कर पाते हैं, शील्ड नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम जो लास्ट में जो हम मल्टीप्लाई करते हैं वो सभी को किससे कर देते हैं, सिर्फ 1 से ही क्या कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके बच्चे, समझ आ गई है सभी को ये बात। तो इस तरीके से इन रूल्स को अपने माइंड में रखना है। उसके बिहाफ पे आपने क्या करने हैं, न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। जैसे मैं कुछ सोल्व कर देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। आप जैसे है आपने क्या कैलकुलेट करने हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही निकाल मेंशन ही कर दिया है क्या, ऑक्सीजन के 2p के लिए, ठीक है, 2p ऑर्बिटल के लिए निकालना है, किसके, ऑक्सीजन के लिए, ऑफ ऑक्सीजन। अगर स्पेशली ये मेंशन कर देना कि हमें 2p के लिए ही निकालना है, फिर चाहे 2p के आगे अगर आपके पास 3s भी होता ना तो आप उसको नहीं देखोगे, आप सिर्फ 2p तक ही फाइंड आउट करोगे। ठीक है, समझ आई बात, ये आगे मैं बताऊंगी। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, 2p कहा है किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन के पहले हम सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। एटॉमिक नंबर होता है 8। क्या हो जाएगी कन्फिगरेशन इसकी, 1s2 2s2 2p4। ये हमने नॉर्मली लिखी है, ब्रैकेट में करेंगे तो पहला रूल के अकॉर्डिंग 1s वाला एक ब्रैकेट में हो गया, 2 दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है और ऑर्बिटल s और p हैं, तो हम कंबाइन करके लिख सकते हैं। ये हो गया 2s2 2p4, ये बन गया। तो हमारे पास क्या आ चुका है, O की जो कन्फिगरेशन राइट करने के बाद हमारे पास ये बन चुका है 1s2 ब्रैकेट में एक 2s2 2p4, एक ब्रैकेट में कंबाइन कर दिया हमने। ओके, अब देखो इन्होंने किसके लिए पूछा है, 2p के लिए। अब ध्यान रखना आपने कि ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में है, p ऑर्बिटल में है। तो p वाले के लिए n कितना होता था, 0.35, n-1 होता था 0.85 और n-2 होता था 1, यही होता था हमारे पास। अब इसमें हमारे पास n क्या होगा, ये लास्ट वाला शेल होगा। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है ना, तो हम कलेक्टिवली लेके चलेंगे, तो ये होगा हमारे पास। टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 6। कितने हैं हमारे पास, 6। अब आउटर वाले के लिए तो हमें निकालना ही है, जो बिल्कुल लास्ट नहीं है, तो ये लास्ट 6 वाले को तो हम छोड़ ही देंगे। बाकी कितने रह गए हैं, 5। तो लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5। तो 0.35 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5 से। ओके, ये ध्यान रखना है आपने कि जितने होते हैं उसमें से एक के लिए तो हमें निकालना ही होता है, तो उसके लिए हम उसको तो लेफ्ट कर देते हैं, बाकी जितने रह जाएंगे उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.35 इंटू में 5, देन प्लस ऐड करनी है यहाँ पे वैल्यू, n-1 कितना है, इससे अंदर वाला शेल कौन सा है, 1s2। कितने इलेक्ट्रॉन इसमें, 2। तो 0.85 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से। ओके, देन प्लस n-2, अंदर और तो कोई इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, हमारे पास कोई शेल ही नहीं है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 0 किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 0 को 1 से। तो 0.35 इंटू में 5 करेंगे, प्लस में 0.85 इंटू में 2, देन
जीरो को 1 से करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा। इन दोनों को जब हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी 0.35 इंटू में 5 से क्या प्लस में 0.85 इंटू में 2 से क्या, इसके लिए वैल्यू आएगी 1.75, इसके लिए वैल्यू आ जाएगी 1.70। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 3.45। ये आया है एस। आपको क्या निकालना था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये तो शील्डिंग कांस्टेंट आया है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या था, जेड स्टार इज इक्वल टू क्या था, जेड माइनस एस। जेड यहाँ पे कितना, एटॉमिक नंबर कितना था यहाँ पे 8, ये कितना आया माइनस के 3.45, कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4.45। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। समझ आ गई ये बात सभी को। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है। चार्ज आपने कैलकुलेट करना है किसके लिए, 3p ऑर्बिटल है ऑफ क्लोरीन Cl का एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ये होती है। 3p के लिए हमें निकालनी है, ठीक है, इसी के लिए निकालना है हमने। तो हम ब्रैकेट में पहले इनको इकट्ठे करके लिखेंगे, 1s2 अलग हो गया, 2s2 2p6 एक साइड लिखेंगे, 3s2 3p5 एक ब्रैकेट में हो गया, ठीक है, क्योंकि सेम है तो इकट्ठा कर दिया हमने। अब फिर से p के लिए निकालना है तो सेम वही n को कितने से मल्टीप्लाई करोगे 0.35 से, n-1 क्या होगा 0.85, n-2 क्या होगा 1, इससे कर देंगे। अब देखो लास्ट वाले के लिए निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें 7 में से एक के लिए तो निकालना ही है, तो कितने रह जाएंगे 6, तो 6 इंटू में 0.35 ये हो जाएगा। देन प्लस अंदर कौन सा शेल है 2, ये है, n-1 कितना हो गया 2 हो गया, तो कितना हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन है 8, तो 0.85 इंटू में 8 प्लस 1, ठीक है, कितने अब अंदर n-2 कितना है, एक ही पड़े हैं, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें 2, तो 1 इंटू में 2, सभी को मल्टीप्लाई और ऐड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी 10.90, कितनी आ जाएगी 10.90, उसे 17 में से माइनस कर देना, आपके पास क्या आ जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ जाएगा। अंडरस्टूड, समझ आ गई है सभी को बात ये। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर क्या करना है, चार्ज की वैल्यू को क्या, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू को क्या कर सकते हो, आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखो हमारे पास इसी की प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं। एक और है हमारे पास क्या, आपने फिर से जेड स्टार फाइंड आउट करना है, किसके लिए फाइंड आउट करना है, एक तो है करना आपने 4s के लिए और एक आपने करना है 3d के लिए। किसके हैं ये, जिंक के हैं, जिंक के 4s ऑर्बिटल के लिए और 3d ऑर्बिटल के लिए करना है। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, कितना होता है 30, कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखो पहले हम 4s की फिलिंग करते हैं ना, तो मैंने इसमें आपको बताया इसमें सीक्वेंस वाइज ही लिखना है, इसमें चेंजेस नहीं करने हैं। तो 3s 3p फिर क्या आ जाएगा 3d। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाए तो आपने अलग तरीके से लिखनी है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। देन 4s 2 3d क्या था 10, यही था हमारे पास, इसको हम कंबाइन कर लेंगे। 1s2 एक ब्रैकेट में हो गया, 2s2 2p6 एक ब्रैकेट में होगा, 3s और 3p एक साथ लिखे जाएंगे, 3s2 3p6 बट 3d अलग लिखा जाएगा। उसके बाद 3d10 है, 4s2 ये सेपरेट ब्रैकेट होगी, ठीक है, ये कर लिया हमने। पहले हम किसके लिए निकाल रहे हैं, 4s के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, 4s के लिए निकालोगे आप। तो फिर से देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है, s में, तो क्या क्या होगा, n होगा, n-1 होगा, n-2 होगा, यही होंगे। टू है, 2 में से एक के लिए तो हमें फाइंड आउट ही करना है, तो पीछे कितने रह जाएंगे 1, तो कितना हो जाएगा 0.35 इंटू में 1 प्लस n-1 को किससे करते थे 0.85 से, n-1 कितना है हमारे पास, कितना था 3s2 3p6 3d10, क्योंकि सभी का क्वांटम नंबर सेम था ना हमारे पास, यही चीज़ थी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2, ये हो गया n।
ये सारा क्या है n-1। कितने हो गए 10 + 6 16 + 2 18, तो 0.85 को मल्टीप्लाई कर दिया 18। देन n-2 क्या है, ये सारा n-2 है, ठीक है। अंदर फिर जितने भी रह जाते हैं वो सारा n-2 होगा, उसे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो कितने इलेक्ट्रॉन है 6 + 2 + 2 यानी 10, तो 1 × में 10 ऐड कर देना, वैल्यू आ जाएगी आपके पास 25.65। उसे कितने में से माइनस करना है 30 में से माइनस कर देना, आपके पास क्या आ जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अंडरस्टूड। तो ये S और P के लिए आपने n-1 n-2 रूल अप्लाई करना है। अब देखो हम आपके पास ये किसके लिए पूछा है 3D के लिए पूछा हुआ है कि क्या मिलेगा हमारे पास। कन्फिगरेशन यही थी हमारे पास, इस तरीके से हमने राइट डाउन किया था कलेक्ट करके इनको 3s2 3p6 3d10 4s2। अब ये देखो, अब स्पेशली देखो अगर आपसे सिंपल कहा जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फाइंड आउट करो जिंक के लिए, फिर तो आप आउटर मोस्ट शेल को ही देखते, तो आप 4s को ही जैसे हमने फाइंड आउट किया अभी उस तरीके से वैल्यू निकाल लेते। बट यहाँ पे स्पेशल 3D पूछा ही गया है, 3D के लिए ही पूछा है। करनी है वैल्यू 3D तक, क्या करनी है आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सिर्फ आप 3D तक ही करोगे, इसको छोड़ दो फिर। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो किस में आ गया है D में, तो मैंने आपको बताया था ना अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में हो D या F में होता था, तो D या F के लिए हम क्या रूल लगाते थे, एक होता था n को मल्टीप्लाई करते थे 0.35 से, बाकी जो हमारे पास था वो सारा n-1 होता था और उसको हम मल्टीप्लाई कर देते थे 1 से, मतलब उसके बाद जितने भी अंदर आ जाएंगे उन सभी को हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। तो n यहाँ पे कितना है 3D, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें 10 में से एक के लिए तो हमें फाइंड आउट करना है, कितने रह गए हैं 9, तो n यहाँ पे क्या हो गए हैं 9, ठीक है। n यहाँ पे क्या हो गया 9, तो 9 को 0.35 से मल्टीप्लाई कर देना, देन प्लस उसके बाद जितने भी अंदर आ गए ये सब कितने हैं n-1 है हमारे पास, ठीक है। ये D और F के लिए है और S और P के लिए अलग था हमारे पास। तो अब अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो सब क्या है n-1 है, तो उन सबको कितने से मल्टीप्लाई कर देना आप 1 से, तो कितने होंगे 6 + 2 8 8 + 6 14 14 + 2 16 + 2 18, तो 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे 18 से, देन दोनों को ऐड करना, एटॉमिक नंबर 30 में से माइनस कर देना, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो आपने सिर्फ यही ध्यान रखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, D या F में है तो उनके लिए एक रूल है, S और P में है तो उनके लिए एक रूल है। अगर नॉर्मल सिंपल पूछा जाए कि सैटर्न के लिए निकालो तो आप कन्फिगरेशन लिख के जो लास्ट शेल होगा उसके लिए निकाल लेना, बट अगर आपके पास स्पेशल ऑर्बिटल मेंशन कर दिया जाए तो आपने सिर्फ वहाँ तक ही वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट करनी है, उससे आगे अगर है तो उसको आपको क्या करना है लेफ्ट करना। ओके, अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। एक और प्रॉब्लम्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन पेरिफेरी, ठीक है। एक ये ध्यान रखना है अपने Z स्टार ही क्या करना है फाइंड आउट करना है फॉर पेरिफेरी ऑफ नाइट्रोजन एटम, फॉर पेरिफेरी ऑफ नाइट्रोजन एटम, ऑफ नाइट्रोजन एटम। पेरिफेरी का मतलब आप समझ लो कि पेरिफेरी का मतलब ही क्या है कि इसमें हमने जिस इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड आउट करना है ना वो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, ठीक है। समझ आई बात सभी को कि पेरिफेरी का मतलब क्या है हमारे पास कि जितना भी है ना हमारे पास बिल्कुल लास्ट वाले तक हमें क्या करना है इसमें, मतलब वो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं काउंट कर चुके हैं। जैसे नाइट्रोजन के लिए है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, कन्फिगरेशन होगी 1s2 2s2 2p3, ठीक है। कलेक्ट कर लेंगे 1s2 एक ब्रैकेट में, 2s2 2p3 एक ब्रैकेट में हो जाएंगे। अब लास्ट में देखो कितने, इसमें रूल कौन सा लगेगा n-1 और n-2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में आ रहा है P में आ रहा है। अब देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल 5, n यहाँ पे कितने हैं हमारे पास 5 हैं। हम क्या करते थे कि n-1 करके एक वैल्यू निकाल लेते, सॉरी n5 है ना, तो 5 में से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देते थे और बाकी को किससे मल्टीप्लाई करते थे 0.35 से मल्टीप्लाई करते थे। बट यहाँ पे वर्ड देखना है आपने क्या यूज किया हुआ है पेरिफेरी, क्या हुआ है पेरिफेरी का मतलब क्या है
कि बिल्कुल जो लास्ट शेल तक आपने क्या करना है, वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तब आप 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स को आप क्या करोगे, यूज़ करोगे, इसमें से एक लेफ्ट नहीं करोगे आप। ओके, समझ आई बात सभी को। पेरिफेरी का मतलब क्या है, बिल्कुल आपने पेरिफेरी शेल तक, बिल्कुल एंड शेल तक निकालना है, तो उसके लिए आपने सभी इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है, लेफ्ट नहीं करना है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को फाइंड आउट कर सकते हो। यही क्या है, फ्लैटर रूल की एप्लीकेशन है। इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि हम फ्लैटर रूल के थ्रू क्या कर सकते हैं, शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, देन उससे हम क्या करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल लेते हैं। इसकी एप्लीकेशन है। लिमिटेशंस क्या हैं, देखो इसकी एक लिमिटेशन ये बनती है कि एस और पी दोनों का पेनिट्रेशन इफेक्ट डिफरेंट होता है। आपको पता ही है एस ज़्यादा पेनिट्रेट करता है एज कम्पेयर टू पी से, बट फिर भी इसमें एस और पी को कलेक्टिवली क्या करते हैं, हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये इसकी क्या थी, लिमिटेशन थी कि ऐसा हम क्यों लिखते हैं, वाहिल दोनों का पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है हमारे पास, डिफरेंट है, फिर भी हम दोनों को क्या करते हैं, एक टुगेदर ही क्या करते हैं, उनको ग्रुपिंग करते हैं। तो ऐसा इसकी क्या आई थी, लिमिटेशन आई थी हमारे पास। ओके, इसके अलावा क्या है कि जो रूल है ये हमारे पास क्या है, जो है लेस बेनिफिशियल है किसके लिए, हैवियर। ये सिर्फ सिंपल एलिमेंट्स के लिए तो ये क्या है हमारे पास ईजी है, बट अगर हम हैवियर मेंबर्स के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शील्डिंग कांस्टेंट से निकालते हैं तो वो हमारे लिए क्या होती है, डिफ़िकल्ट प्रोसेस होती है, इसलिए ये भी इसकी क्या थी हमारे पास, लिमिटेशन थी। तो इस तरीके से हमारे पास ये हमने क्या निकाला है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को फाइंड आउट किया है, उसकी एप्लीकेशंस की हैं फ्लैटर रूल की और उसकी लिमिटेशंस की हैं। और हमारा चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर क्या हो चुका है, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड आपने सारी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करनी है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे से ज़रूर कंसर्न करें और प्रैक्टिस आप लोगों ने ज़रूर करनी है। इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, इनसे रिलेटेड जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, नोट्स कैसे निकालने हैं रेडियल के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए, देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे फाइंड प्रैक्टिस करनी है और कॉपी पे अपने क्या करने हैं, नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करने हैं ताकि आपको सोल्व करने में क्या रहे, इजी रहे। और फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके, अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। तो ये एटॉमिक चैप्टर आज हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।